हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन। हम कर रहे थे एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अभी तक नहीं देखे हैं वह प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। हमने 1, 2, 3 कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमें गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है आउटपुट, ये जो नीचे दिए गए हैं क्वेश्चंस उनके। ठीक है, तो हमारे को कब क्या लेना है? num1 इक्वल टू लेना है 4, num2 इक्वल टू लेना है 3 और num3 इक्वल टू लेना है 2। मैं इसको ले लेता हूं कॉपी। ठीक है, हम साथ में रन भी करेंगे और इसका आउटपुट भी देखेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे पास num1 जिसमें 4 है, ये हो गया हमारा num2 जिसमें हमको 3 स्टोर करना है, और ये हो गया हमारा num3 जिसमें हमें 2 स्टोर करना है। अब हम लाइन बाय लाइन चलाएंगे इनके आउटपुट्स। ठीक है, चलाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ए और बी लिखा हुआ है यह अलग अलग क्वेश्चंस नहीं है। आप बुक में करेक्शन कर लीजिएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे ये ए ही चल रहा है। ठीक है, क्यों चल रहा है इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, बाकी कुछ यूट्यूब चैनल वाले क्या बोल रहे हैं कि ये आउटपुट इसका अलग है, ये बी अलग है, सी अलग है। मैंने देखा बट ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, मैं बताता हूँ किस तरीके से। जैसे कि ए क्वेश्चन है, ए में तो हमको क्या कर दिया, num1 में हमारी वैल्यू आ गई और जो भी इसका आउटपुट आएगा हमें इसका आउटपुट बताना है। तो सीधी बात है कि जब ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कोई प्रिंट स्टेटमेंट ही नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है ही नहीं। तो कंप्लीट कब होगा? जब हम क्या करेंगे, प्रिंट num1। जब तक हम num1 प्रिंट नहीं कर देते हैं इसका आउटपुट नहीं आएगा। तो यह दोनों मिला के हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यदि यह दो लाइन आएगी तो हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, और एग्जाम में यदि अलग से आ भी गया है तो आप क्या लिख सकते हैं, जो फर्स्ट वाले का ऑप्शन, जो फर्स्ट वाले का आंसर रहेगा वो रहेगा नो आउटपुट, और सेकंड वाले में हम प्रिंट कर रहे हैं num1, तो हमें मालूम है कि num1 में क्या है, 4। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यदि मैं बोल रहा हूं कि यह गलत है मतलब गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि इसमें कोई प्रिंट स्टेटमेंट ही नहीं है। और एक और रीजन है मेरा ये इसको गलत कहने का, क्योंकि यदि बी का क्वेश्चन बोल रहा है प्रिंट num1, तो num1 में 4 प्रिंट हो गया। तो भाई तुम डी वाले क्वेश्चन को फिर से प्रिंट num1 क्यों लिख रहे हो? और यहाँ पे जी पे भी फिर वही क्वेश्चन है प्रिंट num1। इसका मतलब है कि ये जो नंबरिंग हुई है वो गलत हुई है। किसी ने क्या किया है, उठा के ऐसा कॉपी करके MS वर्ड पे और क्या कर दिया है, उसकी नंबर सेट कर दिया, तो ABCD सब लाइनों में छप गया है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, ए और बी मिला के हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो ठीक है, हम इसको पूरे को कॉपी करेंगे और इसको चलाएंगे। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे पाइचाम पे, और यह जो 3 ऑप्शन है इसके बाद हम लिखेंगे ये 2 लाइन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 2 लाइन कंप्लीट। अब इसका आउटपुट हम चला के देखेंगे। ठीक है, तो मैं रन पे जाता हूँ, रन डेटा पे जाता हूँ। जैसे ही रन होता है तो हमें मिलता है 9। ठीक है, अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि आखिर ये 9 मिला क्यों है। मैंने लिखा यहाँ पे हैश। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लस इक्वल टू ऑपरेटर है इसका मतलब होता है जो ये लेफ्ट साइड लिखा हुआ है पहले इसको राइट साइड में प्लस करो, और फिर जो भी आंसर आता है वो फिर से क्या करो, लेफ्ट साइड में असाइन कर दो। इसको यदि खोलेंगे तो क्या आएगा, num1 इक्वल टू होगा num1 प्लस num2 प्लस num3। ठीक है, तो इस तरीके का क्या किया, पहले num1 हमने num2 और num3 में जोड़ा, फिर जो भी हमारा आंसर आया उसको वापस num1 में ऐड किया, यानी कि 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारा आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो प्लस इक्वल टू का मतलब यह होता है। मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, आप चाहें तो वीडियोस में जाके ऑपरेटर्स वाली वीडियो में जाकर आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख सकते हैं डिटेल में। तो हमारा क्या आया आंसर इसका, हम लिखेंगे इसमें आउटपुट हमारा 9। ठीक है, ए और बी मिला के हमारा एक सिंगल क्वेश्चन है और इसका आउटपुट आएगा हमारा 9। अब जो ये सी और डी लिखा है यह भी मिला के हमारा एक सिंगल क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमें इन दोनों का भी आउटपुट देना है, तो मैं फिर से इसको हटाता हूं और यहाँ करता हूं कंट्रोल V। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रिंट स्टेटमेंट ही नहीं है ऊपर वाली लाइन में, तो क्या प्रिंट आएगा। मान लो मैं ये लाइन को कमेंट कर देता हूं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है डी वाला, तो हम इसको रन करेंगे इस कोड को, तो क्या होगा, कुछ आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट ही नहीं है उस क्वेश्चन में। तो मैं क्या करूंगा, यह दोनों लाइन ही हम साथ में लेंगे। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, तो जैसे हमने ऑपरेटर में पढ़ रखा है, जब हम डबल स्टार लगाते हैं, और हमने पावर वाला एक प्रोग्राम भी बना रखा है इस वीडियो में, तो इसका मतलब होता है
पावर, इसका मतलब क्या होता है, पावर, यानी कि हम पावर दे रहे हैं। तो क्या आ रहा आंसर, नंबर कितना है हमारा, नंबर है हमारा 4 और इसकी पावर कितनी आएगी हमारी, 4 की पावर जाएगी हमारी num2 और num3 यानी कि 4 की पावर 5। ठीक है, तो 4 की पावर 5 मतलब 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जो भी आएगा वो प्रिंट होके आएगा। तो मैं रन डेटा करता हूं तो हमारा आंसर आएगा 1024। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1024। ये दोनों क्वेश्चन मिला के हमारा एक सेकंड नंबर का क्वेश्चन बनता है और इसका आंसर आता है 1024। क्या आता है इसका आंसर, 1024। ठीक है, आया समझ में। तो ए और बी मिला के हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और सी और डी मिला के हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन मैं यहां से यहां तक लूंगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कहां से कहां तक है, ये सिंगल लाइन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसमें क्या किया गया, num1 इक्वल टू लिखा हुआ है डबल स्टार इक्वल टू num2 प्लस सी। अब सीधी बात है, सी तो हमको कहीं से कहीं तक हमने डिफाइन किया ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। हमें इसमें प्रिंट स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसी लाइन में ही एरर दे देगा। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूं इसको फिर से करके। मैं यहाँ पे लिखता हूं कंट्रोल V। ठीक है, num1 स्टार स्टार num2, ठीक है, ये सब वैल्यूज तो है हमारे पास, और प्लस सी कर दिया हमने, और सी हमने कहीं से कहीं तक डिफाइन नहीं किया है, 1 से लेकर डी तक, ना कहीं तक। और मैं इसको यदि रन करूंगा रन डेटा तो हमारे पास एरर आएगी, क्या बोलेगा, सी नेम सी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा इसका वह आएगा हमारा C इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने C डिफाइन ही नहीं किया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही दिया है num1 इक्वल टू 2, num1 इक्वल टू 4, num2 इक्वल टू 3 एंड num3 इक्वल टू 2। दैट मीन्स C, हमने C के बारे में कहीं कुछ बताया ही नहीं है, तो ये क्या दे देगा, C इज नॉट डिफाइंड। अब हमने इसमें लिखा है num1 इक्वल टू स्ट्रिंग में 5 प्लस 5। ठीक है, अब हम इसको चला लेते हैं, इसका भी कोई ऊपर से लेना देना नहीं है, फिर भी मैं आपको चला के दिखाता हूं। लेकिन यह भी हमारा सिंगल क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा है ये और ये मिला के ये साथ में ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो हमारा सेपरेट क्वेश्चन हो गया ऊपर वाला, सी इज नॉट डिफाइंड वाला। ठीक है, लेकिन इसके बाद के जो ये एफ और जी है ये भी क्या है, एकलौता क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा एक सिंगल क्वेश्चन है, तो मैं इसको एक सिंगल क्वेश्चन है, अब हम इसको कॉपी करते हैं और मैं पाइचार्ट में जाता हूं और हम यहाँ पे इसको कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आउटपुट निकालना है तो प्रिंट num1 तो हमें करना ही होगा। तो अब हम इसको रन करते हैं, तो अब देख लेते हैं हमारा रन आंसर आएगा 55। ठीक है, कितना आ गया हमारा 55। चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो ये 5 भी स्ट्रिंग टाइप का है और ये 5 भी स्ट्रिंग टाइप का है। तो जब भी हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं दो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू में, तो वह क्या हो जाती है, कॉन्कैटिनेट, यानी कि वह दोनों आपस में जुड़ जाती है। तो जब भी हमें कुछ भी चीज जोड़ना रहता है, यदि मैं इतनी सारी चीज लिख दूं, यहाँ पे भी मैं ये सब लिख दूं, तो ये क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये मैंने रन किया, देखिए सारी की सारी स्ट्रिंग क्या होगी, कनेक्ट हो गई। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ IPCS और यहाँ बाय लिख दिया, और यहाँ मैं लिख दूंगा योगेंद्र सर। ठीक है, अब यदि मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, पूरे की पूरी स्ट्रिंग जुड़ गई और क्या लिखा है, IPCS बाय योगेंद्र सर। ठीक है, आप इसको कॉपी करेंगे और आप चाहें तो YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको यह चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी चैनल की लिंक भी है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम दो स्ट्रिंगों को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कई बार हमें ऐसा करना पड़ता है कि हमें दो स्ट्रिंग को कुछ जोड़ना पड़ता है या कोई दो अलग अलग नामों को प्लस करना है, तो उन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, इस प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर F और G मिला के एक सेपरेट क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन में। देखिए इसमें प्रिंट लिखा हुआ है और सिर्फ नंबर ही नंबर है, तो ये अपने आप में एक सिंगल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सिंगल क्वेश्चन है तो हमें इसमें किसी की जरूरत ही नहीं है, ना ऊपर वालों की ना नीचे वालों की। हम इसको क्या करेंगे, सिंपली चलाएंगे। इसमें ना वैल्यूज है ना कुछ है। यदि हम इसको रन करेंगे तो इसका आउटपुट आ जाएगा, ये मैंने रन डेटा, तो हमारा ऑप्शन आया है, आंसर आया है 1। ठीक है, ये जो हमारा IPCS आया है ये किसका आया है, इसका। यदि मैं इसको कमेंट कर दूं, अपन इसके आगे लिख देते हैं हैश, और अब हम फिर से रन करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है हमारा
ओनली 1, जो कि है आउटपुट सिर्फ हमारी इस लाइन का। अब 1 क्यों आता है इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। हमने पढ़ा है पैड मास और बॉड मास रूल, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ, तो 2 + 2 कितना होता है हमारा 4, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर आया 4, और जब ये पूरा चला तो 4 / 4 हुआ, यानी कि 4 / 4 = 1। सो इस तरीके से हमारा ये आउटपुट आया अकॉर्डिंग टू पेमडास या बॉडमास रूल, ठीक है। नेक्स्ट num1 = इतना इतना वैल्यू। अब ये फिर से देखिए नीचे num1 फिर से प्रिंट हुआ, यानी कि i और j भी अपने आप में एक सिंगल क्वेश्चन है। हम फिर से इसको कॉपी करते हैं, i j अपने आप में एक सिंगल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम i और j को फिर से यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ये देखिए। अब यह चलेगा हमारा किसके हिसाब से, ये ऊपर वाली num1 की वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। ये num1 में वैल्यू है, इसको हम कर देते हैं कमेंट। क्या कर रहे हैं, कमेंट। num1 num2 3 की वैल्यू थी, और हमने num1 = क्या करने को बोला है वहां पे, इतनी सारी वैल्यूज को, और फिर प्रिंट हमको क्या करना है num1। अब ये लाइन हमें यदि सेपरेट क्वेश्चन लेते तो इसका कोई आउटपुट ही नहीं आता, तो फिर इतना बड़ा क्वेश्चन देने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो ये दोनों लाइन हमें एक क्वेश्चन कहलाती है, ठीक है। चलिए इसको आउटपुट क्या होगा, सीधी बात है, ये पैड बॉडमास के हिसाब से कितना होगा, 12 × 3 होगा सबसे पहले, ठीक है। और फिर ये भी अपने आप में क्या है, एक ब्रैकेट के अंदर है, तो 12 × 3 होने के बाद -8 होगा, 12 × 12 12 3 36, 36 में से 8 माइनस होगा, फिर क्या होगा, 36 में 8 माइनस होने के बाद भी पूरे पे हमारा ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, सॉल्व होगा। और फिर क्या होगा, पहले क्या लिखा है, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ब्रैकेट के साथ, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर डिवाइड होगा, और ये फिर इसके साथ प्लस होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है बॉडमास रूल किस तरीके से वर्क करता है। ये वीडियो लेंथी हो जाएगी तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ फिर से। तो यदि हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास रन डेटा आएगा 27.2, ठीक है। जैसे ये सॉल्व होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 27.2, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर क्या पढ़ा था हमने, BODMAS या PEMDES, यानी कि पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। फिर से लिख देता हूं, PEMDAS क्या होगा, पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंट यानी कि पावर वाले, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और एक चीज और पढ़ी थी हमने कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रेफरेंस सेम होता है, लेकिन जब भी ये दोनों एक साथ आते हैं तो हम कहां से कहां चालू करते हैं, लेफ्ट से राइट। मतलब लेफ्ट में जो पहले रहेगा उसको पहले सॉल्व करेंगे और बाद में राइट वाले ऑपरेटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, num1 = float 10 और फिर num1 को प्रिंट करना है। तो ये दोनों भी आपस में एक लौते क्वेश्चन है, ठीक है। तो आ जाते हैं फिर से पाइचार्ट में, और इस दोनों को हटा के हमको यह लाइन से हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है, और इस num1 की वैल्यू को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो चलिए कोड को रन करते हैं। float 10, कितना आंसर आया हमारा 10। अब देखो हुआ क्या है, 10 कैसी वैल्यू है हमारी, इस तरीके की वैल्यू है, इंटीजर INTEGER। क्यों, किसी प्रकार का पॉइंट्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब ये कैसी थी, 10 अपने आप में इंटीजर। अब मैंने इसके ऊपर लगा दिया है ये फ्लोट नाम का फंक्शन। हम इंट फंक्शन यूज करते थे, याद करिए, जब भी हम यूजर से इनपुट लेते थे इनपुट फंक्शन का यूज करके, तो हम क्या करते थे, उसको इंटीजर टाइप बनाने के लिए INT लिखते थे ब्रैकेट में। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू इंटीजर टाइप की, इसको किस टाइप का बनाना है, फ्लोट टाइप का। तो मैंने इस वैल्यू को क्या किया, एक फ्लोट फंक्शन के अंदर लिख दिया, तो वह फ्लोट टाइप की हो जाएगी, यानी कि पॉइंट्स वाली। तो इस 10 की जगह क्या आएगा हमारा आउटपुट, यदि हम ये num1 प्रिंट करेंगे तो 10 की जगह ये हो जाएगा 10.0। इसे ही क्या कहा जाता है, टाइप कास्टिंग, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर को किस में कन्वर्ट करते हैं, इंटीजर टू फ्लोट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका आउटपुट आएगा हमारा 10.0, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लिखा हुआ है num1 = int के अंदर लिखी हुई है स्ट्रिंग में 3.14, ठीक है। इसमें देख लेता हूं, नीचे प्रिंट का कोई ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। प्रिंट num1, यानी कि यह और यह दोनों क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। तो ये m और n भी अपने आप में एक सिंगल क्वेश्चन है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और फिर से पाइचार्ट पे चलते हैं और इसको हटाते हैं पूरे को, और हमें कंट्रोल V करना है। अब ये क्या कह रहा है, num1 में क्या वैल्यू स्टोर हो जाए हमारी 3.14, और उसकी टाइप कास्टिंग क्या हो जाए, इंट, ठीक है। अब ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो डॉट है वह हम स्ट्रिंग तरीके का
नहीं है, ठीक है। तो ये क्या देगा, हमें एक एरर देगा। एरर देखने के पहले हमें लिखना पड़ेगा प्रिंट, किसमें वैल्यू है हमारी num1, ठीक है। ये हमारा num1 हो गया, ठीक है। चलिए रन करते हैं कोड को। मैं गया रन डेटा में, हमारे को एक वैलिड क्या मिला है, एरर। क्या बोल रहा है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। आप ये सेम टू सेम लिख सकते हो, ठीक है। इनवैलिड लिटरल मतलब जो ये है, लिटरल मतलब कि जो हमने कांस्टेंट दिया है, ये अंदर का जो हमने पैरामीटर दिया है, ये क्या है, इनवैलिड है। यहाँ पे ये दिख रहा है डॉट, ये डॉट हम नहीं ले सकते, ये स्ट्रिंग में डॉट नहीं ले सकते। स्ट्रिंग क्या होता है, या तो न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, या फिर पूरी पूरी न्यूमेरिक होगी, या तो पूरी पूरी अल्फाबेटिकल होगी, या तो न्यूमेरिक और अल्फाबेटिकल का कॉम्बिनेशन होगा। तो यह हम इसमें नहीं ले सकते, इसलिए ये क्या दे रहा है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10। चाहो तो आप इतना पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा इसका, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। आपको यही लिखना है इसका आउटपुट, ठीक है। यही आया हमारा आउटपुट। सो या फिर वैल्यू एरर। यदि आपको इतना याद नहीं हो रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं, वैल्यू एरर, ठीक है। और पूरा लिखेंगे तो और भी अच्छा है, ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। तो चलिए ये हो गया। अब मैं आपको इसका सही मेथड बता देता हूँ। मैंने 314 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर टाइप में ही बदल गया, ठीक है। और यदि मैं इसमें मिक्स कर देता हूँ अल्फ़ाबेट तो भी यह कुछ एरर नहीं देगा। ये किया मैंने रन डेटा, फिर से एरर दे दिया, क्योंकि अल्फ़ाबेट इसके साथ मिक्स है। अल्फ़ाबेट मिक्स है तो इसको वो नंबर टाइप की वैल्यू में कैसे बदलेगा। तो ठीक है, आया समझ में। तो नंबर टाइप की वैल्यू में वह नहीं बदल पाएगा, क्योंकि यह कैसी है वैल्यू, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को इंटीजर टाइप में बदला जा सकता है, मतलब कि 3.314 को हम यदि कैसी है वैसी है, स्ट्रिंग टाइप की है, तो उसको नंबर में बदला जा सकता है। लेकिन इसमें ए भी लिखा है, तो 3A14 को आप नंबर में नहीं बदल सकते, तो ये क्या देगा, एरर देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप कास्टिंग। तो इसमें सिर्फ कैसी होनी चाहिए वैल्यू, न्यूमेरिक होनी चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिक ही रहेगी तो ही वो इंट में कन्वर्ट होगा या फिर फ्लोट में कन्वर्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रिंट, सीधे सीधे लिखा हुआ प्रिंट, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको कॉपी किया और प्रिंट है हमारा, अपन यहां देखते हैं क्या लिखा है, कंट्रोल V। हमें बताना है इसका आउटपुट, प्रिंट 10 इज नॉट इक्वल टू 9 एंड 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। अब इसका आउटपुट हमें बताना है, ठीक है। डायरेक्टली वह प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो अब इसका आउटपुट बताना है। अब देखिए ये कैसे चलेगा। हमने देखा 10 इज नॉट इक्वल टू 9, हाँ 10 9 के बराबर नहीं है, तो ये किस तरीके की आउटपुट देगा। हमने पता था कि कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा क्या देते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रू, ठीक है। क्या 10 9 के बराबर नहीं है, हाँ नहीं है, तो इस पूरे का आंसर कितना आ गया हमारा, ट्रू। अब यहां क्या आ गया, क्या 20 से बड़ा या बराबर है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या 20 से बड़ा है या बराबर है, हाँ 20 के बराबर है, मतलब एक कंडीशन सही हो गई इसमें से। तो ये क्या आ गया, ये भी क्या हो गया, ट्रू, हाँ 20 के बराबर है। अब हमने बताया था कि एंड कंडीशन में यदि दोनों कंडीशन यदि ट्रू हो जाती है, यानी कि बीच में यदि एंड लिखा है और लेफ्ट राइट के दोनों ऑपरेटर्स की वैल्यू यदि ट्रू आती है, तो टोटल वैल्यू हमारी क्या आती है, हैश ट्रू। हमारी क्या आएगी, टोटल वैल्यू भी क्या जाएगी, ट्रू आएगी। तो सीधी बात है, हम यदि इस कोड को रन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। समझ में आया क्या किया, इसकी भी वैल्यू ट्रू आई, इसकी भी वैल्यू ट्रू आई। तो हमने बताया था ट्रू एंड ट्रू कितना होता है, ट्रू ही होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन और ट्रू का मतलब होता है 1, और 1 × 1 इज इक्वल टू 1। और यदि एक भी फॉल्स हो जाती है हमारी एंड कंडीशन में, तो क्या हो जाता है, हमारे पास रिजल्ट हमेशा फॉल्स आता है, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप वह वीडियो देख लें, समझ में नहीं आया है तो हमने ऑपरेटर्स वाली वीडियो में इसको कवर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा P क्वेश्चन, जो भी अपने आप में एक सिंगल क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ प्रिंट स्टेटमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं P वाला। फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और इसकी जगह मैं लिख देता हूं कंट्रोल V, और ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब P क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेम वही का वही है, यहां से यहां तक हमारा लेफ्ट ऑपरेंड है और यहां से यहां तक हमारा राइट ऑपरेंड है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट का कितना आंसर आ रहा है, 5 परसेंटाइल
10, ठीक है। तो यह जब क्या होगा, सॉल्व होगा, तो इसका आंसर आएगा कितना, 5। कितना आएगा इसका आंसर, 5। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। और यदि हम इस 5 में प्लस 10 कर देंगे तो कितना आएगा, 15। तो ये कितना आ गया हमारा 15। इस तरफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15। और इधर क्या लिखा है, 15 इज लेस देन 50। तो अब इसका आंसर अपने को क्या आ रहा है, ट्रू या फॉल्स आ रहा है। क्या 15 50 से छोटा है, हाँ है ना। तो इस पूरे का हमारा रिजल्ट आ गया है ट्रू। मतलब यहां से यहां तक का जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, ट्रू। और यहाँ का आंसर कितना आया गया, 29 इज लेस देन इक्वल 29। क्या 29 29 से छोटा या बराबर है, हाँ है। तो ये भी कितना आ गया हमारा, हैश ट्रू। दोनों ट्रू हो गए और बीच में एंड लिखा है, यानी कि टोटल का आंसर भी हमारा क्या आएगा, ट्रू। हम इसको इधर, ये पुराना वाला है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब मैं इसमें रन जाता हूं और फिर रन डेटा करता हूं तो हमारा आंसर आता है ट्रू, ठीक है। तो यह है हमारा लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर कितना आया, ट्रू, क्योंकि दोनों तरफ ही ट्रू था। चलिए यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, नॉट इक्वल टू लिख देता हूँ। एक सेकंड, नॉट इक्वल टू जगह मैं लिख देता हूँ 27 इज इक्वल टू 29, ठीक है। अब ये हो गई हमारी कंडीशन फॉल्स। अब देखिए इसका आउटपुट कैसे चेंज होता है। यहाँ का तो ट्रू हो गया हमारा पूरा, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 27 के 29 के बराबर है नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। तो एक ट्रू हो गई एक फॉल्स हो गई, तो हमारा ये जो आउटपुट है वो क्या हो जाना चाहिए, फॉल्स। तो ये मैं रन डेटा करता हूँ और आंसर देखता हूँ तो क्या आता है, फॉल्स। होप आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस हैं वह पूरे थ्योरी बेस्ड है या फिर प्रोग्राम्स हैं। तो मैं हर एक प्रोग्राम के लिए एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और देख लेते हैं। यह बहुत इजी टॉपिक है। क्या लिखा है, कैटेगराइज द फॉलोइंग एज सिंटैक्स, लॉजिकल और रन टाइम एरर। हमें क्या करना है, इनको कैटेगराइज करना है सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर के हिसाब से। तो पहला क्या है हमारा, 25 डिवाइडेड बाय 0। अब सीधी बात है, क्या लिखा हुआ है, 25 डिवाइडेड बाय 0। तो हमें मालूम है कि जब भी हम किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है हमारा, एरर। मतलब हम उसको कर ही नहीं सकते क्योंकि 0 से डिवाइड नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो यह किस तरीके की एरर देगा, 25 डिवाइडेड बाय 0 तो हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं नहीं कभी। तो यह क्या होगा, कभी भी चलते समय यदि हम कोई वैल्यू को 0 दे देंगे, किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर देंगे या किसी वैल्यू के इनपुट में 0 दे दिया तो क्या होगा, वह किस प्रकार की एरर देगा, रन टाइम एरर। इसको क्या बोलते हैं हम, रन टाइम एरर। क्यों, क्योंकि यह क्या होगा, चलते समय ही इस तरीके की एरर देगा कि हमने किया num1 डिवाइडेड बाय num2 और num1 और num2 की वैल्यू हमने किससे ली है, यूजर से ली है। तो क्या होगा, यूजर एक टाइम पे ऐसा कर देगा कि num2 की वैल्यू क्या लिख देगा, 0 ले लेगा गलती से, उसने डिवाइड कर दिया गलती से 0 से। तो क्या होगा, वो प्रोग्राम क्या होगा, उसी समय चलते चलते बंद हो जाएगा और रन टाइम एरर थ्रो कर देगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का आंसर आएगा हमारा रन टाइम एरर। अब सेकेंड है हमारा num1 इक्वल टू 25 और num2 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, num1 इक्वल टू 25 किया और num2 इक्वल टू 0, और यहाँ क्या किया, num1 बाय num2। फिर से अभी किसी प्रकार की एरर है क्या, नहीं है। मतलब जो हमारा कोड है बिल्कुल सही लिखा है, ना कि सिंटैक्स एरर है उसमें, ना ही लॉजिक गलत लिखा है, क्योंकि लॉजिक भी बिल्कुल सही लिखा है कि num1 अपॉन num2, किसी प्रकार के सिंबल में कोई लफड़े नहीं है, कोई गलती नहीं की। अब ये गलती कब होगी, जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो फिर क्या होगा, num1 में 25 चला गया और num2 में क्या चला गया, 0, और सीधे से ये थ्रो करेगा रन टाइम एरर। चलिए इसको चला के ही क्यों ना देखा जाए। इसको मैंने कर लिया कॉपी और अपन यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट और देखते हैं कि ये क्या एरर थ्रो करता है। इसको सेमीकोलन हटाएंगे, इसके भी सेमीकोलन हटाएंगे और इसको कर दिया num1 बाय num2, ठीक है। इसको c इक्वल टू कर देते हैं num1 बाय num2 और यहाँ प्रिंट c भी कर ही दो, प्रिंट इसमें c को प्रिंट किया। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया तो क्या एरर दे रहा है, डिवीजन बाय 0, डिवीजन 0 एरर। क्या दिया ये, डिवीजन 0 एरर। मतलब कि यह हमारा रन टाइम पे एरर
आया है। क्या किसी प्रकार का इसमें सिंटैक्स में एरर दिख रहा है? क्या नीली नीली या लाल लाल लाइन दिख रही है? नहीं, ठीक है। क्या लॉजिक गलत है? नहीं, ठीक है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली लिखा हुआ, लेकिन एरर कब थ्रो हुई? जैसे ही हमने इसको रन किया। अब रन टाइम एरर मतलब जैसे ही रन करने पे हमारा कोड एरर दे दे तो उसी को कहते हैं हमारा रन टाइम एरर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट, और हम 6वें क्वेश्चन से चालू करेंगे हमारे प्रोग्राम्स बनाना। देख सकते हैं आप, राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम, तो सारे हमारे प्रोग्राम वाले क्वेश्चन हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you will not miss any notification.